सबसे पहले बात करेंगे ईरान युद्ध में सीज फायर टूटने के कगार पर। ईरान युद्ध में सीज फायर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। पहले लेबनान के मुद्दे पर तकरार बढ़ती हुई दिखाई दी और फिर ट्रंप के तीखे बयानों से इसे और भी भड़का दिया। ट्रंप ने कहा कि स्थायी तौर पर युद्ध रुकने तक ईरान के पास अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। और डिटेल्स ले लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अगर सीज फायर की बात की जाए, अभी क्या स्थिति है? देखिए, सीज फायर को लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है उससे कुछ ही घंटे बाद से जिस तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं वो इस बात को दर्शाता है कभी भी सीज फायर टूट ना जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है, डर बना हुआ है। और इसमें दो तीन वजह सबसे खास है। सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि तकरार की जो वजह है वह है आपको लेबनान को ईरान का मानना है कि सीज फायर में ये कहा गया था कि लेबनान पर हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इजराइल का कहना है कि नहीं, लेबनान इस सीज फायर में का हिस्सा नहीं था। और सीज फायर होने के बाद भी लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं और एक ताज़ा हमला में 182 लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह जहाँ होगा वहां घुसकर मारेंगे, चाहे वो लेबनान में ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि सीज फायर की शर्तों का यहां पे खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ताजा बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जब तक युद्ध स्थायी तौर पर रुक नहीं जाता तब तक यूएस की पूरी सेना, सारे जहाज, सारे फाइटर प्लेन वहीं आसपास जमे रहेंगे। और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो भड़काऊ शब्द थे। जाहिर तौर पर ईरान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा अभी बनाकर रखा हुआ है। और ईरान का कहना है कि जो मेन रूट है उसको हम मध्य रखेंगे। उसने कुछ वैकल्पिक रास्ते जरूर सुझाए हैं। एक और बात, राहत की बात यह है, कह सकते हैं कि सीज फायर की तरफ संकेत करता हुआ बात यह है कि कल से जो इस्लामाबाद में जो बैठक होने जा रही है उसमें अटकलें ये जताई जा रहे थे कि शायद ईरान का प्रतिनिधिमंडल उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ईरान ने औपचारिक तौर पर साफ कर दिया है कि उसका प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को यानी आज ही पहुंच जाएगा और शुक्रवार को शांति वार्ता में शामिल होगा। यानी शांति वार्ता शुरू हो जाती है, तीनों पक्ष वहां पहुंच जाते हैं, तब माना जाए कि शायद सीज फायर लंबे समय तक चले, बशर्ते कि ट्रंप की तरफ से कोई वैसे उल्टे पुल्टे बयान ना आ जाए या फिर किसी तक की तरफ से कोई ऐसा बड़ा हमला ना हो जाए। लेकिन इजराइल बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से लेबनान पर हमला कर रहा है कि वो अपने हमलावर रुख में कोई नरमी दिखा नहीं रहा है। ये एक बड़ी चिंता की वजह है पूरे सीज फायर को लेकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में आगे खबरों में बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टीसीएस के नतीजे सामने आ गए हैं और इस वक्त जो शुरुआती नंबर्स हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मुनाफा 13,718 करोड़, जबकि अनुमान था 13,726 करोड़ का, यानी कि अनुमान से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे ये नंबर दिखाई दिया है। और इसके अलावा दूसरे नंबर्स की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट नंबर सामने आ रहे हैं उसमें सीसी ग्रोथ 1.2 के नंबर सामने आए हैं और ये Q4 के नतीजे हैं टीसीएस के। और डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ आशीष वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, किस तरह से देखते हैं इन नंबर्स को? जो बाजार को उम्मीद थी, क्या उसी के आसपास ये नंबर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मुंह की बात छीन लिया आपने। जैसी उम्मीद थी वैसे ही उतरते हुए नंबर्स कांस्टेंट करेंसी में आए। जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ज्यादा पैनी नजर से देखती है, सीएनबीसी आवाज का अनुमान था कि तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी में आए 1% बढ़ेगी, बड़ी है 1.2%। हालांकि जिस पोल की मैं बात कर रहा हूं उसमें ब्रोकरेजेस 0.6% से 1.4% तक की बात कर रही थी, तो मोटा मोटी उस ब्रैकेट में ही कांस्टेंट करेंसी की आय आती हुई। तो थोड़ा सा, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कुछ इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन है, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी सी और ठंडी नजर आएगी आपको। 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन स्ट्रीट मान के चल रहा था। ठीक ठाक है आय का नंबर, कह लीजिए उम्मीद पे खरा उतरता हुआ। रुपए में आए 5.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू जंप दिखा रही है। मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। पिछली बार 25.2 पे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25.4 पे आएंगे, 25.3 पे आए। मोटा मोटी फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव रहेंगे, वैसा ही हुआ। और वो लार्जली सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रुपए का जो डिप्रिसिएशन था, कमजोरी थी बीते क्वार्टर में, उसका फायदा मिलना था। वो करेंसी बेनिफिट्स थे। हालांकि वो करेंसी बेनिफिट्स कुछ हद तक निगेट होने वाले थे, जो प्रमोशंस वगैरह दिए थे, या कई लोग मान रहे थे रुपी बेनिफिट्स को कंपनी वापस री इन्वेस्ट कर रही होगी धंधे में। कितना करा ये तो जब मैनेजमेंट से आज थोड़ी देर में बातचीत हो रही होगी तब क्लैरिटी आएगी।
पर मार्जिन्स मोटा मोटी 10 बेसिस पॉइंट जो इजाफा है वो स्ट्रीट एस्टिमेट्स के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स अच्छा, एक और चीज है, वो बढ़िया डील विंस कंटिन्यू हो रही हैं। $12 बिलियन की डील विन टीसीएस ने इस क्वार्टर में भी बैक करी। टीसीवी कहते हैं हम लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। डील विंस इशू नहीं है, डील विंस वो रेवेन्यू में कन्वर्जन नहीं हो रहा उस तरह से, वो एक इशू है, उस पर भी बातचीत होगी। नंबर्स मोटा मोटी इन लाइन है। मेरा ये एसेट शेर खान के मानव मेदेवाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मानव, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। बताएं ये नंबर्स, कांस्टेंट करेंसी में आए 1.2% का जंप, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे थे, उम्मीद पे खरे उतरे या नहीं उतरे? कैसे देख रहे हो आप इन अपफ्रंट जो अब तक नंबर्स आए उनको? सो हाय एवरीवन, जो रिजल्ट आया है वो पूरा एस्टिमेट्स के इनलाइन आया है। हमने भी यही दिया था कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वुड बी 1.3%, बट थोड़ा सा मार्जिनली डिक्लाइन आया है जो कि 1.2% पे आया है टीसीएस का ग्रोथ। मार्जिन्स आर इन लाइन, हमने 25.3% एक्सपेक्ट करा था और उतना ही आया है। दो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं रिजल्ट के, पहला है आपने जैसे बोला डील विंस, एंड दूसरा है एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू क्रॉस हुआ है $2.3 बिलियन, जो कि पहले $1.8 बिलियन था। तो ये एक अच्छी चीज है टीसीएस के लिए, जहाँ पे एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू ज्यादा आया है। इसके अराउंड जो कमेंट्री सुनने मिलेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड आई थिंक स्ट्रीट वुड बी एंटिसिपेटिंग ऑल द कमेंट्रीज अराउंड इट। ठीक है, इन लाइन टाइप परफॉर्मेंस। लेकिन मानव, आई एम श्योर आप रिवर्क करोगे ये सब नंबर्स, एक्सेल पे प्लॉट करके समझोगे, उसके बाद कोई फाइनल कॉल लोगे। लेकिन इस समय हाउस व्यू है क्या टीसीएस पे? रैंक अंडर परफॉर्मर है। आईटी इंडेक्स जब 4-5% पिछला एक साल में गिरा, टीसीएस 22% गिरा। वैल्यूएशन डिस्काउंट पे आगे किसी इंफोसिस, किसी एचसीएल टेक से। तो टीसीएस पे इन नंबर्स को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए आप लोग का हाउस कॉल है क्या? पैसा डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो आप लोग टीसीएस में? हाउस कॉल तो देखिए ऐसा है कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द आईटी सेक्टर एज अ होल। हमें लगता है कि अगर आप लास्ट के 20 या 25 साल देखेंगे, कोई भी मेजर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन जो भी हुआ है, ईआरपी हुआ है, क्लाउड हुआ है, आरपीए हुआ है, जो भी आप डिसरप्शन देख रहे हैं ना, उस पर आईटी कंपनीज ने हमेशा पिवट करा है, एंड दे हैव इंटीग्रेटेड इट वेरी ब्यूटिफुली। सो अगर आप लास्ट के 6 क्राइसिस देखेंगे तो ऑन एवरेज निफ्टी आईटी हमेशा 30% गिरता है, बट वो 30% इट रिकवर्स बैक, एंड द सेम हैज बीन द केस इस साल भी। और इस साल आप देखेंगे जैन में जो हाई था और फरवरी या मार्च में जो लो आया था, उसका डिक्लाइन वाज आल्सो क्लोज टू 28%। तो सेम चीज पहले के 6 क्राइसिस में भी हुई है। तो आई फील सेम इस बार भी होगा। इंडियन आईटी वुड पिवट एंड दे विल इवेंचुअली कम एज विनर्स। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मानव, हमारे साथ टीसीएस के शुरुआती नंबर्स पर चर्चा करने के लिए आप जुड़े। और साथ ही साथ आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अब नजरें रहेंगी मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री की जाती है उस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम अपने व्यूवर्स को जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। और 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद बाजार ने आज ब्रेक लिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि पूरी तस्वीर पूरी कमजोर नहीं दिखाई दी, मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती भी दिखी। मार्केट का अपडेट अब दे रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कल की शानदार तेजी के बाद मार्केट में आप देखें तो गिरावट यहां पर नजर आई। कारण यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रुकने की बातें हैं और इसका असर देखने को मिला। ऑफलोज की रिकवरी आपको कच्चे तेल में देखने को मिली। अब आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो जरूर आपको हरे निशान में नजर आएंगे, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक यहां पर ठीक ठाक। इनफैक्ट निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आपको नजर आई। आइए समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर देखने को मिला कमाल। निफ्टी में बजाज ऑटो, अच्छे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, बीएल में तेजी थी। इनफैक्ट आज तो पूरा डिफेंस चला है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए, हिंडाल्को में बड़ा ब्रेकआउट, 3.5% तक की तेजी यहां पर नजर आई। बात करें गिरने वाले शेयरों की तो श्रीराम फाइनेंस कल के बड़े मूव के बाद लुढ़का है। एलएनटी क्योंकि वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, इसके चलते गिरावट। जियो फाइनेंस और इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी आपको एक कट नजर आया। अब समझ लेते हैं पूरे मार्केट के एक्शन को। तो ये तस्वीर आपके सामने बेहतरीन तरीके से
टेंशन बढ़ती है तो इंडिया विक्स बढ़ता है। इसके अलावा डिफेंस पैक में देखें तो 1.5% का मूव, कैपिटल मार्केट की बात हम लगातार करते जा रहे हैं, 1.5% की तेजी यहां पर आपको नजर आई। बाकी एनर्जी है, कैपिटल गुड स्पेस है। इनफैक्ट नतीजों से पहले अब आईटी सेक्टर भी फोकस में आ रहा है। ऑयल एंड गैस में जरूर आपको गिरावट देखने को मिली, बैंक्स की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन मेटल स्पेस और खासतौर पर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए भी आज काफी बढ़िया दिन देखने को मिला। फार्मा स्पेस में बढ़िया एक्शन रहा, एफएमसीजी और रियल्टी यहां पर हल्की सी गिरावट आपको नजर आई। तो आज असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। तीनों जगह एक साथ कुल 296 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीट पर वोटिंग की जा रही है और इन तीनों ही जगह मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से यहां पर आम और खास वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज मां कामाख्या के दर्शन किए। वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने जोरहाट में मतदान किया। तो ऑन ग्राउंड इस वक्त वोटिंग किस तरह से चल रही है, अब सीधा जुड़ते हैं अरुण सिंह से, जो कि असम के दिसपुर में मौजूद है। तो अरुण, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज कितना है और कितना उत्साह है, और इस बार क्या असम रिकॉर्ड वोटिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अब तक जो नंबर सामने आए हैं? देखिए, जो नंबर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने घरों से आए हैं, 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग 3 बजे तक कर दिया। आप सोचिए कि 6:30 बजे जब मैं बूथ पे गया, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी, 6:30 बजे लंबी लंबी लाइनें, और वो लाइनें गांव की नहीं है, वो शहर के अंदर। अमूमन ये देखने को मिलता है, जैसे बिहार के इलाके में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में, केरल में, ग्रामीण इलाकों में लोग सवेरे वोटिंग करने जाते हैं, शहरों में लेट जाते हैं। मैंने यहाँ पर देखा, ये दिसपुर है जो कार्यकारी राजधानी है इस स्टेट की, और यहाँ पर ये जो पीएम श्री विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से सैकड़ों की संख्या में लोग, 6 बूथ हैं और लगभग 5000 के आसपास लोग उस वक्त भी लगातार लाइनों में आ रहे थे। तो जो वोटिंग को लेकर उत्साह है लोगों का, ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ देगा ये वोटिंग, और 90% के आसपास वोटिंग हो सकती है। इस तरह के संकेत दे रहे हैं जो मतदाता हैं। जहाँ तक सवाल है हिमंता बिस्वा शर्मा का, वो जो जालुकबारी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर हमसे बात भी उन्होंने की, और वो बहुत ही कंफर्टेबली कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं, अभी सीटों की संख्या नहीं बता सकता आपको, लेकिन जिन मुद्दों पर पिछले कुछ महीनों में सियासत गरमाई है, उसमें एक तो सबसे पहले उन्होंने खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी, उनके 3 पासपोर्ट हैं, विदेश में संपत्ति है, इनको लेके वार पलटवार हुआ। लेकिन कुल मिला जुला करके मुसलमानों का मुद्दा, और मियाँ मुसलमान खासतौर से जो बांग्लादेश से जो बांग्ला भाषी हैं वो यहाँ पर आए, उनको लेकर के सियासत हुई। तो देखना होगा कि जो मतदाताओं का उत्साह है वो किसके पक्ष में जाता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ सीधा ग्राउंड से जुड़ने के लिए और लेटेस्ट जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी एक ही अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने बंगाल की जनता को 6 बड़ी गारंटियां दी और कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और हर पुराने घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी का जन्मदिन आज जोर शोर से मनाया जा रहा है। अनंत अंबानी अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात के बोटाद में मौजूद रहे और उन्होंने श्री कष्ट भजन देव हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान भक्ति और सेवा का एक अनूठा संगम देखने को मिला। अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन के पावन अवसर पर अंबानी परिवार ने 10 करोड़ रुपए की राशि गौसेवा के लिए समर्पित की और साथ ही साथ सारंगपुर धाम में 15 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली भारत की सबसे अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी अनंत अंबानी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के किशनगंज में मौजूद गौशाला में गायों की सेवा की जा रही है। सड़क पर भटकती, घायल और छोड़ी गई गायों के लिए यहां पर एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस मौके पर यहां संस्कृत पढ़ रहे बच्चे भी पहुंचे और उन्होंने भी पूजा पाठ किया। दिखाऊं कि दिल्ली की एक गौशाला है। इस जगह पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें उनको जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। और अब मैं तस्वीर, जो खास तस्वीर है, उनकी लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है, जिसमें जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो हैं, पंडित जी हैं और गौशाला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। और खास बात यह है कि आज का दिन, यानी कि आज के दिन उनकी तरफ से एक निवेदन इस गौशाला के लिए आया था कि जितने भी जो चारा है, जितने भी फूड है जो गायों को दिया जाता है हर रोज, वो आज उन्हीं की तरफ से है, जिसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं और जो गायों के लिए जो चारा दिया जाता है वो भी उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है। जो गौशाला से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं, जो प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर शामिल हैं। इस समय मंत्रोच्चारण के जरिए लंबी उम्र की कामना की जा रही है। और देखिए आके यहाँ पर फ्रूट्स भी रखे गए हैं जो गायों को खिलाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो लोग भी रेगुलर विजिट करते हैं, गौशाला में आते हैं, वो आज इन फ्रूट्स का इस्तेमाल, यानी कि जो गायों को फीड करेंगे। और देखिए कि इस समय मंत्रोच्चारण के जरिए लंबी उम्र की कामना की जा रही है अनंत अंबानी की, क्योंकि इस बीच में उन्होंने कई जगहों पर मंदिरों में दान और पुण्य का भी काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों के लिए उनका जो प्रेम है, वो मंदिरों और जिस तरीके से आस्था है, वो भी एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। और खास करके कई बार तस्वीरें भी आई हैं कि हाथियों की सेवा करते हुए या गायों की सेवा करते हुए। और यही वजह है कि दिल्ली की करीब करीब ये 200 साल पुरानी ये जो गौशाला है उसका चुनाव किया गया और जिसमें गौशाला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि आज के दिन, यानी कि जन्मदिन के दिन, जितना भी चारा, जितना भी खाद्य पदार्थ गायों को दिया जाता है, जो भी फूड दिया जाता है, वो उन्हीं की तरफ से जो मुहैया कराया जा रहा है। तो फिलहाल आज की तस्वीर यहाँ पर है, बच्चे भी यहाँ पर हैं और अब मंत्रोच्चारण के जरिए कामना की जा रही है लंबी उम्र के लिए। पंडित जी भी यहाँ पर है, आप देखिए कि इस समय, और संकल्प का जो कार्यक्रम होता है वो इस जगह पर चल रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हैदराबाद में भी अनंत अंबानी के जन्मदिन पर समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान 1,07,000 से ज्यादा छात्रों को भोजन और शिक्षा सामग्री बांटी गई। ये कार्यक्रम एक बड़े सामुदायिक सेवा अभियान के रूप में आयोजित किया गया, जिसे रिलायंस फाउंडेशन और मन्ना ट्रस्ट ने मिलकर संचालित किया। इस पहल की काफी सराहना की जा रही है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। मार्च में इलेक्ट्रिक कार और 2 व्हीलर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। क्या ये तेल संकट का असर है या फिर आने वाले समय का संकेत? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। तेल संकट भारी, ईवी लेने में समझदारी। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।